हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट योर फाइनल ईयर थीसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट ये थीसिस को रिव्यू करेंगे। इसमें तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये फर्स्ट पेज है थीसिस का। ये सबसे पहले आपने एक लोगो लगाया अपनी यूनिवर्सिटी का, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो उसका लोगो लगाना है। उसके बाद ये जो है ये आपने अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है वो क्या चीज़ है। यानी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रिपेयर सर्विसेज प्लेटफॉर्म हमने एक बनाया है जिसका नाम क्या है, फिक्स इट नाउ। तो वो आपने नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखा है कि रिटर्न बाय, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ सैयद बेताल अली। तो आपने अपना नाम लिखना है कि हमने लिखा है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है और ईयर जिसमें आपने पास किए। उसके बाद आपके सुपरवाइज़र का नाम आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेसर ज़ीशान हैदर शाह। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। अब ये जो टेम्पलेट है, ये बेसिकली टेम्पलेट जो होता है वो आर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है कि आपने अपना थीसिस इसमें रैप करना है या इसके मुताबिक ऐड ऑन करना है इस टेम्पलेट में। तो वो टेम्पलेट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं कि पॉइंट्स तो वो हम अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है सेकंड पेज पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट। तो ये भी जो है टेम्पलेट का हिस्सा है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो उसमें मे भी किसी यूनिवर्सिटी में ये ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ में होता है। तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, बेसिकली आप इसमें ये एक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें आप बताते हैं कि जी मैंने ही ये थीसिस लिखा है, और उसमें आपने अपने प्रोफेसर वगैरह का बताना होता है कि ये हमारे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने सुपरवाइज़ वगैरह किया। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट कहते किसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली आप समझ सकते हैं एक समरी होती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, कि जिसमें आप बताते हैं एक 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ एक पेज में कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या और वो कर क्या रहा है और उसमें क्या 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 हो रहा है। यानी जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट आपका पढ़े तो वो कम्प्लीटली समझ जाए कि आपके प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। आपने ब्रीफली अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता देना है, जैसा कि ये अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो प्रोजेक्ट है फिक्स इट नाउ, ये था क्या, ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ क्या कहाँ पे डिस्कस हो रही है। और एक्चुअल में पहले ये समझ लेते हैं ये प्रोजेक्ट है क्या। एक्चुअली जो ये फिक्स इट नाउ है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे एक वेबसाइट है जो कि बिल्ड की गई है जहाँ पे रिपेयरिंग सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे कि हो जाए यहाँ पे मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये तमाम जो हैं वो आप आके लॉगिन होंगे और एज आ अपनी फील्ड्स में लॉगिन होंगे और शो करेंगे अपने कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देंगे कि ये हमारे स्किल सेट हैं। यानी वहाँ पे कैटेगरीज होंगे, मैकेनिक्स में मैकेनिक्स रजिस्टर हो जाएंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रीशियन में हो जाएंगे। तो लोग जो कस्टमर्स होंगे वो आके वहाँ से बुक कर सकते हैं, जिसको अगर के अपना गाड़ी के लिए फॉर एग्जांपल मैकेनिक चाहिए तो वहाँ से वो जाके वो देखेगा, वो लिस्ट में मैकेनिक जो उसे मैकेनिक अच्छा लगेगा, यानी अकॉर्डिंग टू रेटिंग वहाँ पे रेटिंग दी हुई होंगी, तो वो उससे सेलेक्ट करेगा, उसको बुकिंग करेगा, तो वो आके उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। बेसिकली ये चीज़ कर रहा है ये वेबसाइट। तो अब यहाँ पे हम देखें, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं हमने किस तरह लिखा है। फिक्स इट नाउ इज़ एन इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज़ाइन टू एफिशिएंटली कनेक्ट यूज़र विद प्रोफेशनल रिपेयर सर्विसेज with strong emphasis to user-friendly interface and facilitate seamless communication between client and skilled technicians, ensure the smooth experience for both parties। और इसी में हमने नीचे बताया हुआ है कि आप ये पढ़ भी सकते हैं कि इसमें हमने जैसे कि पेमेंट वगैरह प्रोवाइड की हुई है और कैसे ये कैसे रजिस्टर वगैरह होंगे, ये सब चीज़ें हमने बताई हुई हैं और कौन कौन सी से हम देंगे फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ें होती हैं, सिंपली आप कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट की समरी होती है। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट ये क्या होता है, ये आउटलाइंस होती हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसमें ये पार्ट होने चाहिए। जैसा कि ये एक है, ये कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ये कंटेंट यूनिवर्सिटी ने जो प्रोवाइड किया है इसमें सिंपली 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इसमें हमारे पास ये आउटलाइंस हैं, इंट्रोडक्शन है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टूल एंड टेक्निक्स हैं। ये तमाम हमारे पास हेडिंग्स हैं, ये चैप्टर 1 में डिस्कस करनी है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर 2 आ जाता है। चैप्टर 2 है प्रोजेक्ट बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग। उसमें ये हेडिंग दी हुई है प्रोजेक्ट डायरेक्शन, बैकग्राउंड, प्रेजेंट मेथडोलॉजीज़, ये हम सब डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये तमाम जितनी भी हेडिंग है तमाम हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें हम ये चीज़ें हम ये हेडिंग डिस्कस करेंगे। जैसे हम कुछ पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट,
ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो भी हेडिंग है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। इसमें हम इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन ओवरव्यू, रिक्वायरमेंट, ये तमाम जितनी भी हेडिंग्स है ये डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम टेस्टिंग के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम हमारे पास आउटलाइन ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है बेसिकली। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है एक्चुअल में। अब ये है लिस्ट ऑफ फिगर, जो भी आपके जैसा कि आप एक थीसिस बनाते हैं उसमें जो डायग्राम्स होती हैं, तो वो उन डायग्राम्स की नंबरिंग आपने देनी है कि कौन सी डायग्राम्स की क्या नंबर है, वो आपने दे देना है। जैसे होता है फिगर 1.2, फिगर 2.2, इस तरह नंबरिंग देनी है, ये वो वाली नंबरिंग है। उसके बाद जो नाम है ये आपने लिस्ट ऑफ फिगर, यहाँ पे तमाम वो फिगर्स का जो है नाम और उसकी नंबरिंग, और ये आगे यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये पेज नंबर लिखे हुए हैं कि कौन से पेज पर कौन सी डायग्राम है। जैसा कि यहाँ पे फ्लो चार्ट है जिसका नंबरिंग है 2.1, फिगर 2.1 फ्लो चार्ट, तो ये कौन से पेज पे है, 17 पेज पे है। इसी तरह है 2.2 फिगर एवोल्यूशनरी मॉडल, ये एक फिगर है जो कि कौन से पेज पे, 18 पेज पे है। इस सो ऑन जो जो फिगर या डायग्राम आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड किए हैं वो उनके तमाम की यहाँ पे लिस्ट आपने बना के बता देना है कौन से पेज पर कौन सी फिगर है। उस तरह आप आ जाता है नीचे लिस्ट ऑफ टेबल्स, जो भी टेबल्स, अगर जैसा कि ये एक प्रोजेक्ट है तो इसमें डेटाबेस यूज़ होता है, तो डेटाबेस के जो भी टेबल्स हैं तो ये वो वाले टेबल्स हैं, तो वहाँ पे हमने बता दिया उसकी नंबरिंग है, यहाँ पे टेबल्स के नेम हैं और ये भी बता दिया कौन से पेज पर कौन सा टेबल है। तो ये लिस्ट ऑफ टेबल्स। अब यहाँ पे आ जाता है चैप्टर नंबर 1 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये वही जो आउटलाइन में हेडिंग्स थी वही हेडिंग है चैप्टर नंबर 1 की। अब हम इसको ये एक पेज पे इस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई है कि जो हेडिंग है चैप्टर की वो सिर्फ पेज पे होगी, उस पेज पे और कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट ये है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान, और इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, ओवरव्यू आ जाता है। अब ये जो हमारे पास हेडिंग्स है ये वही आउटलाइन आपने यहाँ पे ऊपर ये जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की थी इनके मुताबिक है, तो ये हमने खुद से कुछ भी नहीं ऐड किया इसमें। इंट्रोडक्शन में आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग यूज़र टू प्रोफेशनल रिपेयर सर्विसेज। इसमें सर्विसेज देने के लिए हमने एक बनाया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। द यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विल एम्पावर क्लाइंट टू effortless request repairs, choose skill worker and will experience secure ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये इसमें हमने प्रोवाइड किया कि यूज़र फ्रेंडली हमने इन्वायरमेंट बनाया जहाँ पे यूज़र के जो है या क्लाइंट आके स्किल्ड वर्कर को हायर कर सकता है अपनी या उनकी सर्विसेज ले सकता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, वो एक सिक्योर मेथड हमने दिया हुआ है, तो ये हमने बता दिया। अब प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आपने कम्प्लीटली ब्रीफली आपने बताना है कि कैसे कैसे क्या कैसे यूज़र, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हमने बताया है कि यूज़र जो है क्लाइंट अपना अकाउंट बनाएगा और सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए भी लॉगिन कर सकता है, गूगल से भी कर सकता है। अब जो वहाँ पे प्रोफेशनल वर्कर होंगे वो साइन अप करेंगे, अपनी डिटेल देंगे, क्या क्या डिटेल्स देंगे और क्या होगा उसमें, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है 5 स्टार रेटिंग वगैरह उसे प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे हमने पेमेंट के भी बारे में बताया हो कि इजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए पेमेंट भी की जा सकती है। तो ये तमाम ओवरव्यू आपने दे देना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बाकी यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपने ये पढ़ना है तो। अब आ गया प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है प्रोजेक्ट प्रोसेस मॉडल। अब यहाँ पे आप बताते हैं कि आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया है ड्यूरिंग जो है आपके प्रोजेक्ट को बनाने में। जैसा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है तो उसमें बहुत सारे मॉडल यूज़ होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है, इसी तरह एवोल्यूशनरी मॉडल होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल बताया यूज़ किया है। अब उस मॉडल के बारे में भी आपने एक दो लाइनें बता देनी है कि वो मॉडल होता क्या है, तो इसमें ये। उसके बाद आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कि अगर आपने ग्रुप में एक प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें आपने ये बताना है कि कौन से बंदे ने कौन सा काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर साद और अली दो हैं, वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, साद फ्रंट एंड बना रहा है, अली बैक एंड बना रहा है, तो आपने यहाँ पे शो करना है कि साद ने फ्रंट एंड बनाया है और अली ने बैक एंड बनाया है। यहाँ पे ये आई एम ए सिंगल डिवेलपर ऑफ दिस प्रोजेक्ट सो देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे एक सिंगल डिवेलपर ने किया है डेवलप ये पूरा प्रोजेक्ट, तो उसने इसलिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत नहीं है। टूल्स एंड टेक्निक्स। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपने प्रोजेक्ट बनाने में कौन से टूल यूज़ किए, कौन सी टेक्निक यूज़ किए हैं। जैसे कि यहाँ पे बैकएंड डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, जावास्क्रिप्ट और नोड.js, और डेटाबेस में मोंगोडीबी यूज़ हुए। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन सी यूज़ हुई हैं, HTML CSS फिग्मा यूज़ हुआ है।
अब पेमेंट इंटीग्रेशन में कैसे आपने क्या यूज़ किया, ईजी पैसा API हैंडल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इम्प्लीमेंट सिक्योर HTTPS कनेक्शन फॉर पेमेंट सिक्योरिटी। ये आपने बताया कि कौन सा पेमेंट मेथड हमने इंटीग्रेट किया है और कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। इसी तरह आगे रियल टाइम कम्युनिकेशन चैट के लिए आपने व्हाट्सएप की API यूज़ की है कि ऑनलाइन चैट हो सके। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपने मोंगोज यूज़ किया फॉर मोंगो DB के लिए। डिप्लॉयमेंट के लिए आपने ऑरेंज होस्ट यूज़ किया है और सिक्योरिटी के लिए आपने SSL सर्टिफिकेट्स फॉर द सिक्योर डेटा ट्रांजिशन। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, अब यहाँ पे आपने अपना एक प्लान प्रोवाइड करना है कि किस तरह आपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। जैसे कि यहाँ पे टास्क हैं, टास्क में आपने बताना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट गोल एंड रिक्वायरमेंट, पहले गोल बनाना है और रिक्वायरमेंट उसकी इस्टेब्लिश करनी है। देन डिज़ाइन प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर एंड UI, उसके बाद हम UI बनाएंगे। देन हम बता रहे हैं कि हम डेवलप करेंगे बैक एंड फंक्शनैलिटी। देन इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी जैसे यूज़र की प्रोफाइल मैनेजमेंट वगैरह। देन इंटीग्रेट करेंगे हम पेमेंट मेथड और उसके बाद हम रियल टाइम कम्युनिकेशन का फीचर इंप्लीमेंट करेंगे। देन हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे। देन डिज़ाइन बोथ क्लाइंट और वर्कर के दरमियान हम जो है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे बोथ क्लाइंट और वर्कर्स को। ये हम बता रहे हैं इस तरह हमारा प्रोजेक्ट का वर्क होगा। इस तरह हम डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप का डिफ़ाइन कर रहे हैं और इस तरह डेटाबेस का स्कीमा वगैरह और यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे हैं। जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं और जो हमने डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपने जो जो अपने सॉफ्टवेयर में किया है ना, तो वो आप बता सकते हैं ये आपने प्रोजेक्ट में किया है। अब आ जाता है डिलीवरेबल एंड माइलस्टोन्स। अब क्या क्या माइलस्टोन आपने क्रिएट किए हैं, यानी ये इस पे चीज़ें होंगी, आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, फिक्स्ड नाउ इज आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड यूज़र फ्रेंडली मॉकअप, बैक एंड APIs एंड पॉइंट्स, डेटा बेस स्कीमा, फ्रंट एंड कंपोनेंट उसमें होंगे, पेमेंट प्रोसेसिंग होगी। ये तमाम काम होंगे, वो आप बता रहे हैं ये माइलस्टोन है हमारे, हमने ये अचीव करना है इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद आता है रिसोर्सेज नीडेड, इसमें हमें कौन कौन से रिसोर्स चाहिए कि हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद बैक एंड डेवलपर चाहिए, यानी हमारे अंदर ये होनी चाहिए क्वालिटीज़। अगर आप सिंगल डेवलपर हैं तो ये आप अपनी बात कर रहे हैं, अगर आप टीम में बना रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि हमारे टीम मेंबर में ये बंदे होने चाहिए। जैसे कि टीम मेंबर में है तो आपके पास बैक एंड डेवलपर हो जाना चाहिए जिसको Node.js और Express.js आना चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपर होना चाहिए आपकी टीम में जिसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आप खुद को बता रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए। इस तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं। अब आ जाता है डिपेंडेंसी एंड कंस्ट्रेंट, इसमें आप बता रहे हैं हमारा आपका प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है और क्या क्या इसमें लिमिटेशंस हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थर्ड पार्टी API की ताकि हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकें। इसी तरह हमें जो एक्सेस चाहिए होगी क्लाउड की तो डिप्लॉयमेंट के लिए। इसी तरह हम प्रोजेक्ट टाइमलाइन और बजट भी हमारे पास कंस्ट्रेंट है, यानी ये लिमिटेशन है, इसके अंदर अंदर हमने बनाना है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब रिस्क एंड कंटेंजेंसीज आ जाती हैं, इसमें क्या क्या रिस्क हैं और उनका सलूशन क्या है। जैसा कि यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ आ सकते हैं, डिले इन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में या डिले हो सकता है, सिक्योरिटी वेनेबिलिटीज़ आ सकती हैं या डेटा ब्रीच हो जाए, ये हो सकता है। और लोड, अब इसका सलूशन क्या है इन चीज़ों का, ये आपके पास आ जाती है रिस्क। उसका सलूशन क्या है, लोड टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मेजर, और इसमें आपने लोड टेस्टिंग करके चेक करना है कि आपका कोई भी रिस्क इस तरह का ना आए बाद में। अब असाइनमेंट्स में क्या है कि आपने अपने काम बताने हैं कि आपने ये काम करने हैं। जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजर करना है, मैनेजर में क्या करना है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करनी है और आपने डिलीवरी करनी है। बैक एंड डेवलपमेंट में आपने ये काम करने हैं, फ्रंट एंड में ये करने हैं, ये तमाम चीज़ें आप बताते हैं कि आपने ये काम करनी है असाइनमेंट में। अब आ जाता है टाइम टेबल। टाइम टेबल में क्या होता है, आपने अपना टाइम को डिवाइड करना है। जैसा कि आपके पास एक सेमेस्टर में 6 मंथ या 4 मंथ जितने भी होते हैं उसको आपने डिवाइड कर देना है फेजेज़ में। देना आपने उसका टाइम टेबल बना देना है कि कितने वीक्स हैं, उनमें क्या क्या आपने काम करना है और कैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने 7 फेजेज़ बनाए। फर्स्ट फेज़ में हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे और रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, सेकंड में सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, थर्ड में बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे, सो ऑन। और उसके बाद हमने ये बाय टाइम और बाय डेट हमने बता दी है। जैसा कि हमने यहाँ पे 1 मार्च 2024 टू 15 मार्च 2024 तक हमने क्या करना है, फर्स्ट वीक में हमने करना है 1 मार्च टू 7 मार्च तक हमने डिफ़ाइन करना है स्कोप और गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट सेकंड वीक में। अब इस वीक में हमने 15 मार्च 2024 टू 15 मार्च 2024
सॉरी 15 अप्रैल 2024। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें आपने एक टाइम टेबल बना के वो बता देनी है आपने किस तरह आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जैसे कि ये फाइनल है, यहाँ पे हमने 1 जून टू 15 जून तक हमारे पास टाइम था, जो 15 जून लास्ट था। तो फर्स्ट वीक में हमने क्या किया, स्टार्ट टेस्टिंग टू रिमूव इश्यूज़, बीटा टेस्टिंग की है, और आखिरी वीक में हमने क्या किया है, फाइनल टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट हमने कर दिया है टाइम से पहले। अब ये आपने टाइम टेबल बनाना होता है। अब हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास हेडिंग है प्रोजेक्ट बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग। इसमें बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर नंबर 2 से पहले हम एक डिस्कस कर देते हैं, ये जो फ़ॉन्ट साइज़ आप देख रहे हैं और जो भी आपने फ़ॉन्ट देख रहे हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी बता देती है कितना फ़ॉन्ट रखना है और क्या साइज़ रखना है और क्या कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, वो सब आपको यूनिवर्सिटी बता देती है। अब हम डिस्कस कर देते हैं प्रोजेक्ट बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग। ये चैप्टर 2 है, जिसमें हम प्रोजेक्ट की डायरेक्शन बताते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या बेसिकली होगा। उसमें आप उसके बाद आप बैकग्राउंड बताते हैं कि आपको ये आइडिया कैसे आया और किस वजह से आप बना रहे हैं, उसके क्या यूज़ है मार्केट में या क्या इसकी डिमांड है। तो वो आप बताते हैं कि क्या स्कोप है इसका, वो आप बैकग्राउंड में बताते हैं कि कैसे आपको आइडिया आया। अब यहाँ पे आ जाता है फ़्लो चार्ट। हमने एक डायग्राम ऐड की है, तो ये फ़्लो चार्ट बेसिकली आप अगर आपको नहीं बनाना आता, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं तो आप बना सकते हैं। अब जैसा कि ये हमारा प्रोजेक्ट का हमने एक फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। साइन अप करेगा यूज़र, जैसे कि यूज़र साइन अप करेगा, जहाँ से लॉगिन वगैरह जो भी है लॉगिन होगा, फिल फॉर्म करेगा, लॉगिन होगा और सोहान। ये आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक अपने डायग्राम्स बनाएंगे। अब ये डायग्राम्स बनाने के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। कुछ फ्री सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि फिग्मा में आप क्रिएट कर सकते हैं ये। उसके बाद ड्रा डाटा एक IO के नाम से आता है, और कुछ और भी ऐसे सॉफ्टवेयर फ्री में हैं जिसमें आप ये डायग्राम्स बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट मेथडोलॉजीज़, कौन से आपने मेथड यूज़ किए हैं या कौन सा मॉडल यूज़ किया है। यहाँ पे हमने बताया कि हमने एवोल्यूशनरी मॉडल यूज़ किया है, और उसमें अब एवोल्यूशनरी मॉडल्स में आपने बताना है कि क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किए हैं या कौन कौन सी स्टेजेस में आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क करेगा। क्योंकि एवोल्यूशनरी मॉडल यूज़ किया है, इसमें स्टेजेस होती हैं, तो वो बता देनी है आपने जो भी अपना मॉडल यूज़ कर रहे हैं ना, तो डेवलप करने के लिए, तो उसके मुताबिक आपने बता देना है कि ये स्टेजेस हमने फॉलो की हैं। जैसा कि ये एवोल्यूशनरी मॉडल हमने यूज़ किया था, तो ये एवोल्यूशनरी मॉडल की डायग्राम है, तो हमने वो ऐड की है इस प्रोजेक्ट में, सॉरी इस थीसिस में हमने ये ऐड की हुई है। इसके देखें यहाँ पे हमने नंबरिंग भी दी हुई। अब हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़, वही आप टेक्नोलॉजीज़ बताते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। जैसे कि यहाँ पे HTML यूज़ हुई है, CSS यूज़ हुई है, फिग्मा यूज़ हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है और सो ऑन। तो यह आपने सब बता देनी है और उसके आगे बता देना है कि कहाँ पे ये यूज़ किया और उसके कौन सा फीचर यूज़ किया हुआ है। अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3, जिसे हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRSP कहते हैं। तो इसमें आपने सिंपली इंट्रोडक्शन देने हैं, देन अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू के बाद आपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, आपको इसमें आप बताते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे क्या होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन होगी, बुकिंग हो सिस्टम पे होगा, पेमेंट गेटवे होगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, सोशल मीडिया होगा और फीडबैक होगा। जैसा कि हम यूज़र रजिस्टर कर सकता है, बुक कर सकता है कोई भी फैसिलिटीज़ जैसे वर्कर को, उसके बाद पेमेंट कर सकता है ऑनलाइन। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, जिसमें ईज़िली यूज़र जो है वो नेविगेट कर सकता है। सोशल मीडिया के ज़रिए लॉगिन वगैरह हो सकता है, या सोशल मीडिया वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और फीडबैक दे सकता है रिव्यूज़ की सूरत में। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बताई है डेटा फ़्लो, जैसे कि हमारे जो है एप्लीकेशन में डेटा किस तरह फ़्लो करेगा, ये डेटा फ़्लो डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद आ जाता है यूज़र इंटरफेस, कि यूज़र को कैसा इंटरफेस नज़र आएगा हमारे प्रोजेक्ट में। यानी हमारी यहाँ पे ये वेबसाइट थी, तो इसका में कैसे यूज़र को इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले साइन अप पेज होगा, जैसे या गूगल या जहाँ पे भी जाके आपने ये नाम लिखना है फिक्स इट नाउ, तो ये वेबसाइट ओपन होगी, उसमें साइन अप पेज आप प्रोवाइड किया जाएगा। लॉगिन पेज हो, साइन अप पेज के बाद जैसे कि होम पेज होगा, जिसमें ये चीज़ें होंगी। उसके बाद उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज होगा, उसमें ये चीज़ें होंगी। उसके बाद अबाउट पेज, पेमेंट पेज और लॉगिन पेज, ये यूज़र का इंटरफेस होगा। अब हार्डवेयर इंटरफेस, अब हार्डवेयर, अगर ये तो एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट था, तो इसमें कोई ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ नहीं हो रहा, बट अगर आपका हार्डवेयर का प्रोजेक्ट है तो आपने डिटेल में लिखना है। जैसे यहाँ पे तो डिवाइस कंपैटिबिलिटी है कि यार डिवाइस में चल सके, टैबलेट फ़ोन में ये चल सके। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सिंपली कैमरा वगैरह एक्सेस हो सकेगा हमारा, और
माइक्रोफोन वगैरह की एक्सेसमेंट मिलेगी, ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं। अब आ जाता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। इसमें आप बता देते हैं कि ये तमाम कौन कौन से में चल सकता है, जैसे विंडोज़ मैक ओएस में चल सकता है। उसके बाद ब्राउज़र के बारे में जैसे हमने बताया, बैकएंड कौन से हमने अपने यूज़ किया है डेवलप करने के लिए, आपने अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है चीज़ें, ये कहाँ कहाँ चल सकता है और जैसे कौन कौन से में सपोर्ट होगा, कौन सी थर्ड पार्टी हमने API यूज़ की और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फीचर्स। इसमें फ़ीचर्स कौन कौन से होंगे जैसे कि हम आपके सॉफ्टवेयर में, तो अब सॉफ्टवेयर में हमारे में कौन रजिस्ट्रेशन होगी, ऑथेंटिकेशन होगी, उसके बाद रिपेयर रिक्वेस्ट सबमिशन होगी, वर्कर प्रोफाइल्स होंगी, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग होगी और पेमेंट प्रोसेसिंग होगी, रियल टाइम चैट हो सकती है, यूज़र को रिव्यू और रेटिंग मिल सकती है। ये काम होंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स, इसमें आपने एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लेने हैं, जैसे कि ये जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, रियलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी, जैसे कि ये हमारे पास होंगे। जैसे कि इसमें 24 घंटे अवेलेबल होगा, सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की है, जैसे कि आप पासवर्ड हैशिंग में स्टोर होगा, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आप मेंटेनेंस हो सकती है इसकी, बाद में पोर्टेबल है और परफॉर्मेंस अच्छी है। ये तमाम चीज़ें आपने बतानी है कि आपकी क्या क्या आपके सॉफ्टवेयर में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, या क्वालिटीज़ आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद आ जाता है एडिशनल मटेरियल में आपने ये जो है मेटा डेटा क्या होते हैं एक्चुअल में, जो डेटा स्टोर होता है किसी भी डेटाबेस में, तो उसके ये टेबल्स बने हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे मोंगोडीबी यूज़ किया गया है डेटाबेस, तो मोंगोडीबी में जो है वो बनते नहीं इस तरह टेबल्स, तो ये हमने एज आ एग्जांपल बताया हुआ है, ये कैटेगरीज होंगी। जैसे कि अगर आप माई एसक्यूएल करते हैं, माई एसक्यूएल के साथ काम करते हैं, वहाँ में प्रॉपर टेबल्स बनते हैं, तो वो उनकी आपने हेडिंग्स देनी है। ये जो है मोंगोडीबीज में बना हुआ है, तो उसमें आप ये बता रहे हैं हमारे पास, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे वर्कर अकाउंट होगा, उसमें क्या क्या कैटेगरीज होंगी। उसमें होगा आईडी होगी, जो क्या किस डेटा टाइप की होगी, इंट की होगी, उसमें डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि हमारी प्राइमरी की होगी टेबल। नेम होगा जो कि इंटीजर में, सॉरी नहीं, स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग में होगा, और उसका नेम ऑफ वर्कर वगैरह होगा। ये सो ऑन आप बता देते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा टेबल कौन सा होगा डेटाबेस में, क्लाइंट का होगा, देन हमारा रिपेयर का होगा, उसमें ये फील्ड्स होंगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट का होगा, उसमें ये फील्ड्स होंगी। ये आप बता देते हैं अगर आपने बतानी हो तो, वरना ये वैसे भी एडिशनल मटेरियल में है, तो अगर आपकी चॉइस है कि आप ये टेबल बना के अपने थीसिस में ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 4 सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। इसमें आपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन डिस्कस करना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन आ गया, उसमें वही अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मस्ट पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर का, वो चीज़ें, वो रिक्वायरमेंट आपको उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसा कि यूज़र रजिस्ट्रेशन मस्ट भी होनी चाहिए, रिपेयर और रिक्वेस्ट सबमिशन ये लाजमी होगा आपका पार्ट। उसके बाद वर्कर की प्रोफाइल की क्रिएशन होगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी, रेटिंग होगी और कम्युनिकेशन, ये चीज़ें तमाम होनी चाहिए और ये होंगी। इसको मिलके आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। ये तमाम चीज़ें इसके समझ ले पिलर्स हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप इसके लिए बताते हैं कि ये फास्ट है और इसमें सिक्योरिटी है, स्केल हो सकता है कि नहीं, यूज़र किस तरह का एक्सपीरियंस लेगा, ये तमाम चीज़ें आप बताते हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बगैर तो सॉफ्टवेयर ही कंप्लीट नहीं होता। तो ये बाद की चीज़ें तो आप बताते हैं कि नॉन फंक्शनल में ये चीज़ें होंगी आपके सॉफ्टवेयर में, या जो भी आपका प्रोजेक्ट है। अब डिज़ाइन ओवरव्यू में आप डिज़ाइन के रिलेटेड बताते हैं कि क्या क्या डिज़ाइन होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट की प्रोफाइल होगी, वर्कर की प्रोफाइल होगी, रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, एप्लीकेशन शेड्यूलिंग होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। यहाँ पे आ जाता है रिक्वायरमेंट एंड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। इसमें आप डिस्कस करते हैं कि आप बताते हैं कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये काम होने चाहिए, और मेक श्योर करेंगे कि हम वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू इन जो रिक्वायरमेंट है वो हम डिज़ाइनिंग में भी उसका ख्याल रखें, इम्प्लीमेंटेशन में और टेस्टिंग में भी आप चेक करें। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आईडी है रिक्वायरमेंट 1, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, यूज़र शुड बी एबल टू रजिस्टर ऑन वेबसाइट। इसको हम यूज़र के रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हम डिज़ाइन में क्या करेंगे, उसका यूआई भी बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, उसका लॉजिक बिहाइंड द सीन लिखेंगे कि वो रजिस्टर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ज़रिए। देन टेस्टिंग में हम मेक श्योर करेंगे कि ये रजिस्टर यूज़र हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह हम रिक्वायरमेंट 2 क्या है, यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन एंड लॉग आउट। तो इसमें हम डिज़ाइनिंग में क्या करेंगे, उसके लिए इंटरफेस बनाएंगे कि ये लॉग इन फॉर्म और लॉग आउट, ताकि वो यूज़र को नज़र आए, वहाँ से हो सके। और इम्प्लीमेंटेशन में उसके बैकएंड में हम लिखेंगे कि यूज़र ऐसे लॉग इन हो, ऐसे लॉग आउट हो, और उसका डेटाबेस में स्टोर हो। और जो टेस्टिंग है उसमें हम चेक करेंगे कि मेक श्योर करेंगे कि ये लॉग इन हुआ है और लॉग आउट हो सकता है कि नहीं। तो ये तमाम आपको करना है।
अब यहाँ पे आ जाता है सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप बताते हैं आपने कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया, जहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ किया, उसके बारे में आप बता दें कि क्या क्या करता है ये जो आर्किटेक्चर है, और उसकी डायग्राम ये हमने प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्कस अल्टरनेट डिज़ाइन। अगर आपने ये डेटा, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं यूज़ कर, अगर इसके अलावा भी कोई इसका अल्टरनेट भी कोई है तो आप बता सकते हैं कि ये हम अगर ये हम नहीं यूज़ करना ये आर्किटेक्चर तो हम कोई और आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा सेंटर आर्किटेक्चर यूज़ किया है तो आप उसके बारे में बता दें कि उसमें कैसे कैसे चीज़ें होंगी परफॉर्म। तो इसकी एक डायग्राम आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आ जाता है सिस्टम इंटरफेस डिज़ाइन कि आपके सिस्टम का इंटरफेस कैसा होगा। इंटरफेस कैसा होगा, होम पेज होगा, अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, वर्क विद अस होगा, साइन अप और वो वर्क जो है वर्कर पेज होंगी। तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद हमने एक यूज़ केस डायग्राम प्रोवाइड की है। यूज़ केस डायग्राम होती है जिसमें आप ये बताते हैं कि कौन सा जो है पर्सन क्या काम कर सकता है और कैसे यूज़ कर सकता है। तो ये भी हमने जैसे कि राडा टायोमिक बनी हुई है, या आप फिग्मा में भी बना सकते हैं। बहुत सारे और भी जो है फ्री आते हैं वेबसाइट या ऐसे को सॉफ्टवेयर जो आपको अलाउ करते हैं, तो आप बना सकते हैं। जैसे कि ये क्लाइंट है तो ये चीज़ें एक्सेस कर सकता है, वर्कर है तो ये चीज़ें एक्सेस कर सकता है, और एडमन है तो ये चीज़ें एक्सेस कर सकता है। अगर आपको नहीं आती तो आप वो यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह एक यूज़ केस डायग्राम क्रिएट करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड कंपोनेंट। ये जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे उनकी थोड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन बता देनी है। जैसे कि साइन अप पेज है तो उसके बारे में बताना है क्या होगा, होम पेज है उसमें बताना है क्या क्या चीज़ें होंगी, कॉन्टैक्ट पेज में क्या क्या होगा, अबाउट में क्या होगा, और पेमेंट में क्या होगा, और देन लॉगिन में पेज में क्या होगा। देन इन कंपोनेंट है उसी में आपने वही कंपोनेंट बता देने हैं कि ये कंपोनेंट हैं हमारे। अब यहाँ पे हमने क्लास डायग्राम प्रोवाइड की है। तो ये क्लास डायग्राम है जिसमें आप बता रहे हैं कि आपका जो है सॉफ्टवेयर में कैसे काम होगा। उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो वही आपने यूज़र के इंटरफेस बता देना ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन एंड यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस के बारे में ही है कि क्या क्या यूज़र के इंटरफेस होगा और क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे माउस और कीबोर्ड वगैरह यूज़ होगा उसे चलाने के लिए, ये सब चीज़ें। अब स्क्रीन इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखें यहाँ पे होम पेज आपने बताना है, होम पेज आपका किस तरह का लग रहा होगा। जैसे अब आप कंप्लीट हो गए, जैसे ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट होने के बाद कैसे लगेगी या उसका जो भी आप, क्योंकि जब आप पहले थीसिस लिखते हैं देना आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, तो आप बता देते हैं कि आपके जो जब फाइनल आपकी जो वेबसाइट बनेगी या जो भी आपका प्रोजेक्ट बनेगा वो किस तरह लगेगा। जैसे कि ये होम पेज है, होम पेज में अब ये कैसे, हमने अभी तक तो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं तो ये कैसे क्रिएट हुए, तो ये हमने फिग्मा में क्रिएट करते हैं आप डिज़ाइन के इस तरह। अब जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या जो भी वेबसाइट आप बना रहे होते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि जो आपने थीसिस में डिज़ाइन प्रोवाइड किए हुए हैं स्क्रीन की इमेजेस, तो वही उसी तरह का आपने की वेबसाइट को डिज़ाइन भी करना होता है। जैसे कि आपने ये प्रोवाइड किया है इस तरह बना के, ये फिग्मा में बना हुआ है, अच्छा ये स्क्रीन शॉट नहीं है तो ये फिग्मा में। अब मैं जब भी जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि इसके मुताबिक बना हुआ हो, यहाँ पे यही पिक्चर हो, ये इस तरह का इंटरफेस ही होना चाहिए, इस तरह का होम पेज होगा। जैसा कि क्लाइंट डैशबोर्ड इस तरह का हमारा नज़र आ रहा होगा, और जो प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड है वो इस तरह का नज़र आ रहा होगा। इस तरह हमारे क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है इस तरह के फॉर्म होंगे। तो जब हम जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में हम इसी तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे। उस तरह प्रोफेशनल अकाउंट रजिस्ट्रेशन इस तरह की होगी उसका इंटरफेस। तो ये आपने अपनी पिक्चर प्रोवाइड कर देनी है। अब आ जाता है ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से हमने काम करने हैं, जैसे कौन कौन से, और उनमें एक्शन कौन से हमने करने हैं। जैसे कि हमारे पास है क्लाइंट अकाउंट है, ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्टिव है ये काम करना है, क्लाइंट का अकाउंट होना चाहिए। उसमें क्लाइंट के अकाउंट में एक्शन क्या होंगे, उसमें साइन अप होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। और वर्कर अकाउंट है उसमें भी वर्कर जो है ब्राउज वर्कर एंड टास्क। अब ऑर्डर ट्रेसिंग है उसमें बुकिंग वर्कर की हो सकती है। तो ये तमाम एक्शन होने चाहिए इन ऑब्जेक्ट में। अब आ जाते हैं एडिशनल मटेरियल में हमारी कुछ डायग्राम्स है। ई आर डायग्राम है, ये ई आर डायग्राम प्रोवाइड की गई है। उसके बाद ये ई आर डायग्राम क्लाइंट के लिए प्रोवाइड है, जॉब कैटेगरी की ये ई आर डायग्राम है, इस तरह सर्टिफिकेशन की ये ई आर डायग्राम है। इस तरह ई आर तो होल सिस्टम किस तरह वर्क करेगा, आपका किस तरह जो है वो डेटा फ्लो होता है, तो वो ई आर डायग्राम में भी आपने बताया हुआ है। उसके बाद है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी एक डायग्राम की है कि किस तरह क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और किस तरह सिस्टम उसे हैंडल करेगा। दिन वर्कर की बुकिंग वगैरह होगी, ये वो वाला
डायग्राम के ज़रिए शो किया गया है। उसके बाद है हमारे यूज़ केस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये एक यूज़ केस डायग्राम है, ये वो शो की गई है। फिर हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 5 सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आपने टेस्टिंग के बारे में बात करनी होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन आपने दे दिया है कि, और उसमें बता देना है टेस्टिंग के रिलेटेड थोड़ा सा कि ये चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। देन आपका सिस्टम ओवरव्यू है, जिसमें आपने सिस्टम का बताना है कि ये पार्ट हैं हमारे सिस्टम में। तो जैसा कि यहाँ पे वेबसाइट का डिज़ाइन है, बुकिंग सिस्टम है, ऑर्डर पेज है, और ये ऑथेंटिकेशन है, पेमेंट गेटवे है, ये सब चीज़ें। अब आ जाती है टेस्ट अप्रोच। यहाँ पे आपने बताना है आपने किस तरह टेस्टिंग करनी है, यानी कौन कौन सी टेस्टिंग इसमें करनी है, इस प्रोजेक्ट में आप करेंगे कौन कौन सी टेस्टिंग। जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग होगी, यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग होगी, सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है वो कैसे करेंगे, बीटा टेस्टिंग होगी, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फीचर टू बी टेस्ट, कौन कौन से फीचर टेस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे कौन से, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइन को हम कैसे टेस्ट करेंगे, उसमें नेविगेट करेंगे और विजुअली डिज़ाइन जो एलिमेंट है उसके देखेंगे कि वो एक्सेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बुकिंग सिस्टम में क्या करेंगे, सिलेक्ट बुकिंग प्रोसेस को, सिलेक्शन एंड बुकिंग प्रोसेस को हम चेक करेंगे, बुकिंग कन्फर्मेशन को हम चेक करेंगे, ऑर्डर पेज पे हम चेक करेंगे ऑर्डर हो सकते हैं कि नहीं, ऑथेंटिकेशन में हम यूज़र को चेक करेंगे रजिस्टर हो सकता है और लॉगिन हो सकता है प्रॉपरली कि नहीं। ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें ये आपने सब शो करनी है। उसके बाद आ जाता है फीचर नॉट टू बी टेस्ट, कौन से फीचर नहीं टेस्ट करने, तो वो आप कुछ मेन जितने भी हैं वो आपने टेस्ट करने, कुछ आपने इस तरह के बता देने कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो वो आपने एक दो बता देने कि ये हम नहीं चेक कर रहे, ताकि वो बैडली इफेक्ट ना करे आपके थीसिस की पर। अब टेस्टिंग टूल एंड इन्वायरमेंट, आपने कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन से इन्वायरमेंट यूज़ करना है टेस्टिंग के लिए, तो आपने वो सब बताना है। यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट टेस्टिंग है, डेवलपमेंट एंड स्टेजिंग सर्व्स हैं, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स हैं, ये सब कुछ टूल्स के बारे में यार और टेक्निक्स आपने बता देनी है। कौन से इन्वायरमेंट, जैसे कुछ टेस्टिंग के अगर आपने कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसमें आप कुछ टेस्टिंग इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो आप उसने का बता दें कि ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, ये हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए। अब हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इसमें आपने टेस्ट जो इतने भी किए होते हैं उनके बारे में बताते हैं, जैसा कि हमारा टेस्ट नंबर 1 है, जिसके हम केस नंबर 1 हम कह रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, यूज़र की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब इसका सबसे पहले हम पर्पस बता रहे हैं। पर्पस क्या है, वैलिडेशन यूज़र रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी इंश्योर डैट न्यू यूज़र कैन साइन अप सक्सेसफुली। हम बता रहे हैं कि न्यू यूज़र, इसका पर्पस ये है कि वैलिडेट करना यूज़र को और नया यूज़र जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो सके। अब यहाँ पे इनपुट में हम बता रहे हैं कि हम उससे क्या क्या डिटेल्स लेंगे, ये हमारे डिटेल्स हैं वो हम यूज़र से लेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अब नीचे आ जाता है एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड पास क्राइटेरिया। इसमें आप बताते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह पास होगा। जैसे कि यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन विद वैलिड डिटेल इनपुट शुड बी रीडायरेक्ट टू यूज़र होम पेज एंड स्टोर डेटा इनटू द डेटाबेस मोंगोडीबी। इसमें हम बता रहे हैं कि हम पास तब होगा और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है जब कोई रजिस्टर करे तो उसका इनपुट जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद उसे रीडायरेक्ट कर दिया जाए होम पेज पे, और साथ ही जो उसका डेटा है वो मोंगोडीबी में स्टोर हो जाना चाहिए। अगर सिस्टम ऐसा नहीं करता तो हमारे एक एरर शो होनी चाहिए। टेस्ट प्रोसीजर क्या है कि हमने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, नेविगेट टू द रजिस्ट्रेशन पेज पे सबसे पहले जाना है, उसमें वैलिड डिटेल्स देनी है, देन वेरीफाई, रीडायरेक्ट टू होम पेज वगैरह पे चले जाना है, देन हम रजिस्ट्रेशन जो है हमारी जो है सक्सेस, अगर इसमें कुछ गलती है तो वो जो है एरर नज़र आए। अब ये हमारे टेस्ट केसेस हम टेबल के फॉर्म में बताते हैं हमने कितने टेस्ट किए रजिस्ट्रेशन पे। जैसे कि हमने फर्स्ट टेस्ट किया रजिस्ट्रेशन में वैलिड रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमने सब कुछ वैलिड दिया है, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फ़ोन नंबर, कंट्री, सब कुछ ठीक दिया है। अब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि यूज़र को जो है वो साइन अप हो जाना चाहिए, उसके डिटेल भी स्टोर हो जाने चाहिए। अब पास का क्या है, अगर ये यूज़र जो है वो पास तब होगा ये टेस्ट अगर यूज़र जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो उसके डेटा है वो ये टेस्ट तब पास होगा जब यूज़र का डेटा जो है मोंगोडीबी या डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और वो रीडायरेक्ट होगा होम पेज पे तो पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा टेस्ट। उसके बाद हमने एक बार टेस्ट किया रजिस्ट्रेशन को मिसिंग नेम दे के कि ये क्या आता है, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि नहीं एरर आनी चाहिए, और देन पास तब होगा जब ये एरर देगा। देन हमने एक टेस्ट किया है रजिस्ट्रेशन पे जो है इम्पटी एक फील्ड छोड़ के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे वो सब हमने यहाँ पे टेस्ट किए हैं। जैसे कि मिसिंग पासवर्ड के साथ हमने रजिस्ट्रेशन चेक की है, मिस पासवर्ड के साथ की है, इनवैलिड ईमेल के साथ की है, फॉर्मेट के साथ किया है, इनवैलिड फ़ोन नंबर के साथ की है। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी
ये जो है रजिस्ट्रेशन में पॉसिबिलिटीज़ थी एरर आने की, वो हमने सब टेस्ट करके चेक किए, वो अपने टेबल में बता देने हैं। ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमने 13 टेस्ट किए हैं, 14 सॉरी। अब हमारा केस 2, जैसे केस 2 में भी सेम पर्पज़ बताना है कि पर्पज़ क्या है, वैलिडेट करना है लॉगिन, ये लॉगिन पे है। उसके बाद आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आपने बताना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है होने चाहिए और पास फेल का क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा। देन आपने वही टेबल क्रिएट करना है। ये थोड़ा सा टेबल ख़राब हो गया है तो मेक श्योर आपने अपने टेबल्स को प्रॉपर रखना है ताकि कोई भी इस तरह की एरर ना हो। तो सेम इसी में भी अगर देखें ना, टेस्ट 1 है जिसमें आपने लॉगिन करना है करेक्ट के साथ, तो आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो आपका पास हो जाता है। इसी तरह अगर दूसरे में आप लॉगिन करते हैं इनको जो है इनकरेक्ट ईमेल दे के पास चेक करते हैं, तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए कि ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। और पास भी तभी होगा ये टेस्ट अगर वो ना हो, अगर वो हो जाता है तो फिर वो टेस्ट फेल होगा। तो हमने जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी लॉगिन की वो आपने करके देखी हैं। अब उसके बाद जो है ये आपने बताया हुआ है कि ये जो आपके टेस्ट किए हैं 1 to 4 उसमें क्या आया है, उसमें आपने क्या किया, ये आपने टेस्टिस के बारे में दोबारा से बताया है। अगर थोड़ा सा बताना चाहे तो बता सकते हैं। अब क्या है, केस 3 है जिसमें आपने ऑर्डर बुकिंग पे टेस्ट किया हुआ है। इस पर आपने टेस्ट किया है कि बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही। इसका पर्पस बताया, इनपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट और फेयर क्राइटेरिया, और उसका प्रोसीजर बताया। उसमें ही सेम वही फर्स्ट आपने सारी डिटेल ठीक दे के चेक करनी है कि हो रही है बुकिंग के नहीं। देन आपने कुछ मिसिंग दे के इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। देन इम्पिटी के साथ चेक करनी है। देन आप लॉगिन ना हो तो फिर चेक करना है। ये तमाम जितने भी हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ वो आपने चेक करनी है। और अब एक हमारा केस 4 गया था पेमेंट का, प्रोसेसिंग का। हमने पेमेंट के किया है कि वेरीफाई कि पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर हो रही है, और ये सब चीज़ें इस पे आपने वही आपने जितनी पॉसिबिलिटीज़ थे वो तमाम चेक की हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ थी हमारी। केस 6 है जिसमें हमारे पास वही केस एक है जिससे हमने वैलिडेट रिव्यू एंड रेटिंग है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो वो हम चेक कर रहे हैं। सेम पर्पस, उसका इनपुट, उसके एक्सपेक्टेड आउटपुट, उसका टेस्ट प्रोसीजर, और देन आपने टेबल में बताना है। जैसा कि फर्स्ट टाइम आपने सब ठीक दे के चेक करना है तो क्या रिजल्ट आया। देन आपने कुछ मिसिंग दिया है, कुछ बैड इन्फॉर्मेशन दे के या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के चेक करना है। ये सब चीज़ें आप जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपने चेक करनी है। अब यहाँ पे आ जाता है टेस्ट लॉग्स जिसमें आप टेस्ट के बारे में बताते हैं। जैसा कि टेस्ट लॉग, जैसा कि पहला टेस्ट जो हुआ था उसकी आईडी क्या थी, टेस्ट 1 हो गई थी। उसके किस डेट को किया था आपने वो डेट बतानी है। देन किसने किया था, तो आपने अपना अगर खुद टेस्ट किया है या आपने किसी टीम मेंबर ने किया है तो उसका नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वो क्या टेस्ट क्या था, रजिस्ट्रेशन यूज़र रजिस्ट्रेशन थी। देन उसका रिज़ल्ट क्या आया, वो पास हुआ टेस्ट या फेल हुआ। अगर आप उन्हें जैसा चाहते थे वैसा ही टेस्ट आया है, जैसे कि आप चाहते थे यूज़र जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ही रजिस्टर हो सके, तो वो वैसे ही आया है तो पास हुआ है तो पास लिखें, फेल हुआ है तो फेल लिखें। और नीचे आप कमेंट में दे बता सकते हैं थोड़ा सा। जैसा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वर्क एज एक्सपेक्टेड इन विद वैलिड इनपुट एंड शो अप्रोप्रिएट एरर मैसेज अगर इनवैलिड को इन्फॉर्मेशन देते। अब उसी तरह टेस्ट केस 2 के बारे में उसकी आईडी बतानी है, किस डेट को हुआ है, किसने किया है, क्या था वो, और उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका कमेंट आप दे सकते हैं। इसी तरह थर्ड का भी यही है, फोर्थ का और फिफ्थ का सेम। आप टेस्ट रिज़ल्ट्स अब आपने ये बताना है कितने आपने टोटल किए थे टेस्ट। आप जैसा कि यहाँ पे हमने 25 टेस्ट किए हैं, 5 जो थे हमारी मेन फील्ड से उन पे 5-5 हमने टेस्ट किए, तो 25 टेस्ट थे हमारे। उसमें फ़ेल कितने हुए, 0 कोई भी फेल नहीं हुआ, 25 के 25 पास हुए। और पेंडिंग क्या है, कोई भी पेंडिंग नहीं है, 25 या नहीं। हम जैसा चाहते थे वैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आया। जैसा हमारे पास टेस्ट वो केस 1 था वो भी पास हुआ है, केस 2 पास हुआ है, केस 3 पास हुआ है, सो ऑन। अब इंसिडेंट रिपोर्ट, अब आपने बताना है इसमें अगर आपके पास टेस्टिंग के दौरान आपको कोई इशू फेस हुआ है तो वो किस तरह, कौन सा इशू आया है, क्या एक्सीडेंट हुआ है और उसको आपने किस तरह सॉल्व किया। जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं कि टेस्ट टू में केस टू में हमारे पास इशू आया है। इशू क्या था, तो लॉगिन पेज डिड नॉट हैंडल स्पेशल करैक्टर को हैंडल नहीं कर रहा था। तो क्या प्रोसीजर, स्टेप ऑफ प्रोसीजर, तो हमने कैसे सॉल्व किया। जैसे कि हम उस पर गए, वो नेविगेट किया है लॉगिन में और वैलिड दे दे के चेक किए हैं। देन हमारा जो है आउटपुट नहीं आ रहा था, तो देन हमने इसको सॉल्व कैसे किया है, हमने देखें अपडेट द पासवर्ड वैलिडेशन लॉजिक हैंडल स्पेशल करैक्टर यूजिंग जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने जो है इस इशू को सॉल्व कर दिया जो हमें इशू आ रहा था टेस्ट।
अब चैप्टर 6 क्या है, आपके रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस क्या है, आपने कुछ रेफरेंसेस दे देने कि आपने किससे मोटिवेशन ली है या किससे आपने उससे ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कौन कौन से जो है चीज़ें पढ़ी हैं या डिस्कस की हैं, या कि जैसे कोई भी वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपने कहाँ कहाँ से डेटा देखा है कि ये ऑप्शन भी हो सकते हैं। जैसा कि एक हम डिस्कस कर लें, टूरिज़्म वेबसाइट है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी जो टूरिज़्म पे क्रिएटेड हैं तो उनको हम देखेंगे तो वो किस तरह की वर्क करती हैं, उनमें क्या क्या फीचर हैं, तो वो आपने बता देना है कि ये चीज़ें हैं जहाँ से हमने रेफरेंसेस लिए हैं। ये लास्ट में प्लेजरिज्म रिपोर्ट है, जो कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं आपने प्लेजरिज्म रिपोर्ट अटैच करनी है और कुछ नहीं भी करती, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू अपनी यूनिवर्सिटी करनी है। बाज़ मोस्टली यूनिवर्सिटी 20% से कम होना चाहिए प्लेजरिज्म, तो कुछ वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, तो वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट है तो वो आपने अटैच कर देनी है साथ में। तो बाकी आपने उसके बाद कोटिंग करके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। सुपरवाइज़र की को चेक करवा लें उससे पहले और फिर आप सबमिट कर दें। तो ये हमारा आज का जो वीडियो थी जिसमें हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।